1992 की एक रात अचानक एक स्विमिंग पूल में खिलौना कश्ती प्रकट होती है। रेबेका एक अजीब सी आवाज सुनकर जाग जाती है और खिड़की से बाहर देखने पर उसे वो खिलौना दिखता है। वो तुरंत अपने बीमार भाई को बताने भागती है कि उसे उसकी कश्ती मिल गई है, पर वो नहीं जागता तो रेबेका वादा करती है कि वो उसे लेकर आएगी। रेबेका पीछे के आंगन में जाती है और स्किमर नेट से उस खिलौने को निकालने की कोशिश करती है जो पूल की सतह पर बैठ गया है। वो जितनी भी कोशिश करे वो उसे पकड़ नहीं पाती और हर कोशिश उसे पूल के किनारे के और पास ले जाती है। अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे पानी में धक्का दे देती है और जब वो तैरने के लिए जद्दोजहद कर रही होती है तो वो देखती है कि उसकी माँ पूल के बाहर खड़ी उसका नाम पुकार रही है। रेबेका तेजी से तैरकर सतह पर आती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। उसी पल लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और रेबेका डर जाती है, इसलिए वो बाहर निकलने के लिए किनारे की तरफ तैरती है। लेकिन वो खिलौना फिर से सामने आ जाता है तो वो फैसला करती है कि वो उसे लेकर ही जाएगी। जैसे ही वो कश्ती को छूती है कोई चीज उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेती है। रेबेका के ऊपर आने से पहले एक राजमयी आवाज टेमिगामी फुसफुसाती हुई सुनाई देती है और वो मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। फिर उसे दोबारा पानी के अंदर खींच लिया जाता है और इस बार सिर्फ उसकी चप्पल ही ऊपर तैरती हुई दिखती है। अब आज के वक्त में रे परिवार अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहा है। रे कुछ देर के लिए गाड़ी में अकेला रुकता है और रेडियो पर बेसबॉल की खबरें सुनता है। वो एक पुराना खिलाड़ी है जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी की वजह से मजबूरन रिटायर होना पड़ा था। रे का सर दर्द होने लगता है पर जब बच्चे उसे पुकारते हैं तो वो उसे इग्नोर कर देता है। वो अपनी लाठी उठाता है और घर के अंदर अपने परिवार के पास चला जाता है। रियल्टर के उन्हें पूरा घर दिखाती है पर उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। घर जाते वक्त रे नोटिस करता है कि रेबेका वाला घर बिकाऊ है। वो के को कॉल करते हैं और वो उन्हें ये घर भी दिखाती हैं और बताती हैं कि पिछले कुछ दशकों से इसका सिर्फ एक ही मालिक रहा है। रे की पत्नी ईव को ये बात पसंद आती है कि ये घर उस स्कूल के पास है जहां वो काम कर रही है और रे को पीछे का पूल पसंद आता है, भले ही ईव को तैरने से डर लगता है। पूल को देखते वक्त रे को एक बेसबॉल दिखती है और वो उसे निकालने की कोशिश करता है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। उसका शरीर पूल के कवर और वहां उगी झाड़ियों में फंस जाता है और जब वो सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है तो वो सपना देखता है कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है और वो फिर से बेसबॉल खेल रहा है। इस ख्याल से उसे ताकत मिलती है और वो तैरकर पूल से बाहर निकल आता है। बाद में रे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है जहां डॉक्टर उसे कहती है कि उसे बच्चों के साथ खेलने के बजाय थोड़ी आसान चीजें करनी चाहिए, जैसे योगा या स्विमिंग। बाहर निकलते वक्त पति पत्नी उस पूल वाले घर को लेने के लिए राजी हो जाते हैं। जल्द ही पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हो जाता है और बच्चे उसी स्कूल में जाने लगते हैं जहां ईव काम कर रही है। उनकी बेटी इज्जी पहले दिन थोड़ी नर्वस होती है पर उसकी दोस्ती रोनन नाम के एक पॉपुलर लड़के से हो जाती है जो उसे अपने स्विम क्लब में बुलाता है। वीकेंड पर पूरा परिवार मिलकर पूल की सफाई करता है। रे कचरा निकालने के लिए नाली के अंदर हाथ डालता है पर अचानक दर्द से चिल्लाने लगता है क्योंकि कोई चीज उसकी हथेली पर गहरा कट मार देती है। वो तुरंत अपना हाथ बाहर निकालता है और देखता है कि खून काफी तेजी से बह रहा है। पूरे परिवार को पीछे हटना पड़ता है जब वो देखते हैं कि ड्रेन से भयानक रफ्तार में भूरा पानी बाहर निकल रहा है। कुछ देर बाद वो पूल मेंटेनेंस वाले को बुलाते हैं जो समझाता है कि ये पानी जमीन के नीचे के एक सोते से आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें नेचुरल फिल्ट्रेशन और जियोथर्मल हीटिंग है और पुरानी कहानियों के मुताबिक इन स्प्रिंग्स का पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। असल में ये इलाका पहले वेलनेस सेंटर्स और हेल्थ स्पास से भरा हुआ करता था। एक बार जब पूल तैयार हो जाता है तो पूरा परिवार मजे करने के लिए उसमें कूद पड़ता है। ईव पानी में सिक्के फेंकती है और बच्चों में रेस लगती है कि कौन वो खास सिक्का ढूंढ पाएगा। रे अपनी रोज की एक्सरसाइजेस करता है और नोटिस करता है कि पानी उसके मसल्स का सारा तनाव खत्म कर रहा है। शाम को ईव बिल्स चेक करती है और परेशान हो जाती है क्योंकि रे के डॉक्टर्स का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। रिलैक्स करने के लिए वो तैरने का फैसला करती है। उनका पालतू बिल्ला साइडर गुस्से में उस पर म्याऊ म्याऊ करता है और वहाँ से भाग जाता है। तैरते वक्त ईव अचानक डर जाती है जब उसे पूल के किनारे रे खड़ा दिखता है, पर जब वो दोबारा देखती है तो वो गायब हो चुका होता है। तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं तो ईव बाहर निकलने का फैसला करती है। जैसे ही वो पूल से बाहर आती है लाइट्स फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। बच्चों को चेक करने के बाद ईव बेड पर रे के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो बाहर गया था, पर वो मना कर देता है। वो कहती है कि उन्हें एक पूल कवर ले लेना चाहिए और कल लाइट्स चेक करवानी चाहिए। इसी बीच साइडर डाइविंग बोर्ड पर आराम कर रहा होता है और लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगती हैं। उसी पल वो खिलौना कश्ती पानी पर प्रकट होती है और साइडर उस पर गुस्से में गुर्राता है। अगले दिन सुबह एलियट को पूल में साइडर का कॉलर मिलता है पर बिल्ला कहीं नजर नहीं आता। रे वो कॉलर निकालता है और इस दौरान उसकी पट्टी गीली हो जाती है तो वो उसे उतारने का फैसला करता है। उसे हैरानी होती है जब वो देखता है कि उसका जख्म पहले ही पूरी तरह भर चुका है। उसी दोपहर पूरा परिवार आखिरकार पूल को कवर कर देता है। रात को ईव सपना देखती है
कि वो पूल में एक अजीब से साये के साथ है और डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। वो नोटिस करती है कि रे उसके बगल में नहीं है और खिड़की से बाहर देखने पर पता चलता है कि वो पूरी ताकत के साथ पूल में तैर रहा है। जब रे के अगले चेकअप का वक्त आता है तो डॉक्टर रोजाना वाले टेस्ट्स करती है और ये देखकर दंग रह जाती है कि उसकी हालत में बहुत बड़ा सुधार आया है। रे उसे बताता है कि वो दिन में 2 बार तैर रहा है और इसे वाटर थेरेपी कहता है। कुछ वक्त बाद रे गराज में अपनी रिकॉर्डिंग करते हुए एक्सरसाइज कर रहा होता है। एलियट वहाँ आता है और रे से अपने साथ तैरने को कहता है क्योंकि उसे अकेले पूल में जाने की इजाजत नहीं है। पर रे पर तो बस अपने शरीर को सुधारने का भूत सवार है। रे उसका साथ जाने के बजाय एक सिक्के पर स्माइली फेस बना देता है और एलियट से कहता है कि वो पुरानी वाली गेम खेले। एलियट उस सिक्के को अपने एक एक्शन फिगर पर टिकाता है और उसे लेकर पानी के अंदर खेलने लगता है। उसी पल पानी में बहुत सारे सिक्के गिरने लगते हैं और एलियट को लगता है कि उसके पापा ये कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत सतह पर आता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो अपना सिक्का निकालने के लिए दोबारा अंदर कूदता है तो देखता है कि और भी ज्यादा सिक्के गिर रहे हैं। वो उन सबको लपक लेता है और ऊपर देखता है तो उसे पूल के पास कोई खड़ा दिखता है। वो एक बार फिर ऊपर आता है पर बैकयार्ड बिल्कुल खाली होता है। एलियट फिर से तैरना शुरू करता है और अचानक डाइविंग बोर्ड पर किसी चीज के जोर से पटकने की आवाज सुनकर डर जाता है, पर देखने पर वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी उसे प्योरीफायर्स के अंदर से एक लड़की की मदद मांगने की आवाज आती है। वो लड़की कहती है कि उसका नाम रेबेका है और वो एलियट का वही एक्शन फिगर है। एलियट उसे पकड़ने के लिए छेद में हाथ डालता है और देखता है कि वो बालों में फंसा हुआ है। तभी एक खौफनाक हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। काफी जद्दोजहद के बाद वो खुद को छुड़ाने में कामयाब होता है और उसे प्योरीफायर के अंदर एक राजमयी साया दिखता है। डरा हुआ एलियट ईव को सब बताता है और वो तुरंत बाहर जांच पड़ताल करने आती है, पर वहाँ कोई नहीं होता और वो एक्शन फिगर पूल में तैर रहा होता है। जब रे इस बारे में सुनता है तो वो सोचता है कि शायद एलियट ये सब मनगढ़ंत सोच रहा है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। ईव कहती है कि उन्हें एक पूल पार्टी रखनी चाहिए ताकि पूरा परिवार लोगों से मिलजुल सके। बाद में पूरा परिवार एलियट की बेसबॉल प्रैक्टिस में उसका साथ देने जाता है। एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी को अपने बीच देखकर सब काफी एक्साइटेड होते हैं, इसलिए रे उन्हें हर तरह की एडवाइस देने लगता है। आखिरकार वो सब उसे प्रैक्टिस में शामिल होने के लिए मना लेते हैं और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो राजी हो जाता है। उसके पहले 2 प्रयास नाकाम रहते हैं और वो गिर भी जाता है। ईव परेशान होती है पर रे उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है और फिर से कोशिश करता है। इस बार वो पूल और उस नजारे के बारे में सोचता है जो उसने पहले दिन देखा था, जिससे उसे इतनी ताकत मिलती है कि वो बॉल को इतनी जोर से मारता है कि उसके धागे तक खुल जाते हैं और वो सीधा लाइट से जा टकराती है। पूरी टीम इम्प्रेस हो जाती है, पर एलियट अपने पापा को गेम पर कब्जा करते देख खुश नहीं होता। उस रात ईव और रे डिनर के लिए बाहर जाते हैं। इजी को घर की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो एलियट को धमकाकर रोनन को घर बुला लेती है ताकि वो पेरेंट्स को ना बताए। रोनन और इजी पूल में मजे करते हैं और मार्को पोलो खेलने का फैसला करते हैं। इजी की बारी आती है तो वो अपनी आंखें बंद करके मार्को बोलती है और रोनन मजाक में पूल से बाहर निकल जाता है। अचानक रेडियो बंद हो जाता है और पानी में खौफनाक चीज प्रकट होती है जो धीरे से पोलो फुसफुसाती है। इजी उसे रोनन समझकर उसकी तरफ बढ़ती है, पर जैसे ही वो उसे पकड़ने वाली होती है वो साया गायब हो जाता है। अचानक वो अजीब क्रीचर इजी के पीछे आती है और पोलो कहती है, पर जैसे ही इजी मुड़ती है वो फिर से गायब हो जाती है। अभी भी इसे रोनन समझकर इजी उसे पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता और अजीब बात यह है कि पूल का कोई अंत ही नजर नहीं आता। उसी पल वो मखलूक उसका पैर पकड़कर नीचे खींचने लगती है तो इजी अपनी दोनों टांगों से तब तक लात मारती है जब तक वो खुद को छुड़ा नहीं लेती। तभी उसे अपने ऊपर एक चमकदार चौकोर हिस्सा दिखता है और वो तेजी से उसकी तरफ तैरती है जबकि लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। वो सही वक्त पर सतह पर आ जाती है और रोनन उसे बाहर निकालने में मदद करता है। वो पूरी तरह डरी हुई होती है और बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, पर रोनन कहता है कि वो वहाँ अकेली थी और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए अंदर गई थी। ठीक उसी वक्त इजी के पेरेंट्स वापस आ जाते हैं तो रोनन उसे किस करके वहाँ से भाग जाता है। बाद में एलियट इजी से उसके साथ हुए हादसे के बारे में बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो यकीन करना चाहता है कि वो मनगढ़ंत बातें नहीं सोच रहा, लेकिन इजी कुछ भी बोलने से मना कर देती है क्योंकि पूल उनके पापा की मदद कर रहा है और वो सब कुछ खराब नहीं करना चाहती। वो ये भी कहती है कि वैसे भी उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। पार्टी वाले दिन बहुत सारे लोग आते हैं और सब मजे कर रहे होते हैं। इजी अभी भी डरी हुई है, इसलिए वो अपने दोस्तों से बातें तो करती है पर पूल के अंदर नहीं जाती। एलियट अपने कमरे में रहता है और खिड़की पर एक कैमरा सेट कर देता है ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। किचन में ईव के से पूछती है कि इतने सालों तक उस पूल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया था। पहले तो के सवाल को टालने की कोशिश करती है, पर आखिरकार वो ईव को उस लड़की के बारे में बताती है जो वहाँ डूब गई थी। एलियट की कहानी याद करते हुए ईव पूछती है कि क्या उसका नाम रिबेका था और के ये सुनकर हैरान रह जाती है कि ईव को ये कैसे पता। एक लड़का रे के पास आता है और उससे वही बॉल साइन करने को कहता है जो उसने उस दिन तोड़ी थी। साइन करने के बाद रे उस लड़के को पूल में चल रहे गेम में शामिल होने के लिए बुलाता है
जहाँ कुछ बड़े लोग बच्चों को अपने कंधों पर बिठाए हुए हैं। वो लड़का भी रे के कंधों पर बैठ जाता है और वो मुकाबला शुरू करते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद वो जीत तो जाते हैं, पर हर मूवमेंट के साथ रे पानी में नीचे और नीचे धंसने लगता है। अचानक नाली से एक काला सा पदार्थ निकलता है और रे के मुंह के रास्ते उसके शरीर में घुस जाता है और तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लेता है। वो लड़का बार बार रे से उसे छोड़ने को कहता है, पर रे उसके पैरों को मजबूती से पकड़ लेता है और पूल के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो लड़का डूबने लगता है और ठीक उनके ऊपर वो खिलौना कश्ती प्रकट हो जाती है। एलियट ये सब कैमरा पर देख लेता है और अपनी माँ को बुलाने भागता है। उसी पल लड़के के पेरेंट्स आखिरकार पानी में उसका हाथ हिलते हुए देख लेते हैं और उसका पिता सही वक्त पर पूल में कूदकर उसे बचा लेता है। उसके पैरों पर रे की मजबूत पकड़ के निशान पड़ गए हैं। रे अब भी पूल की सतह पर होता है और उसे भी बाहर निकलना पड़ता है। रे कोई जवाब नहीं दे रहा होता, इसलिए ईव उसे CPR देना शुरू करती है जब तक कि वो होश में नहीं आ जाता। कुछ ही देर में पार्टी कैंसिल हो जाती है और पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंच जाती है। लड़के की माँ बताती है कि उसके बेटे के मुताबिक रे उसे छोड़ नहीं रहा था, तो ईव उसे रे की बीमारी और इस बात की याद दिलाती है कि वो खुद भी लगभग डूब ही गया था। लड़के का पिता बेसबॉल टीम का कोच भी है। वो कहता है कि वो कोई केस तो नहीं करेगा, पर वो नहीं चाहता कि रे अब कभी प्रैक्टिस पर आए। ईव माफी मांगने की कोशिश करती है, पर वो माँ भड़क जाती है और कहती है कि वो ईव को अपने परिवार के आसपास दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। इस पूरी सिचुएशन से तंग आकर ईव बच्चों को गाड़ी में बैठने को कहती है और ऐलान करती है कि वो लोग जा रहे हैं। वो जोर देकर कहती है कि पूल में कुछ तो गड़बड़ है, पर रे उसे मनाने की कोशिश करता है कि पूल बहुत अच्छा है, जिस पर ईव उसे याद दिलाती है कि एक बच्चा मरते मरते बचा है। रे भी गाड़ी में बैठ जाता है और वो सब निकल जाते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स ड्राइविंग के बाद ही रे की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो खांसने लगता है। ईव गाड़ी रोकती है क्योंकि रे की नसें कारी पड़ने लगती हैं और वो एक काला तरल पदार्थ उल्टी कर देता है। पूरा परिवार तुरंत घर वापस जाता है और रे को बिस्तर पर लेटा देता है। ईव डॉक्टर को कॉल करती है, पर डॉक्टर मंगलवार से पहले कोई टेस्ट नहीं कर सकती और उसे तब तक आराम करने की सलाह देती है। रे उस लड़के को लगभग डुबोने के लिए माफी मांगता है, पर साथ ही एक बार और तैरने की जिद करने लगता है। वो बड़े डरावने ढंग से बताता है कि पानी के नीचे कितनी ठंडक और सुकून महसूस होता है। ईव उसे बिस्तर से उठने नहीं देती और इतनी परेशान हो जाती है कि वो होस पाइप को मेन वाटर सप्लाई में डालकर पूल को खाली कर देती है। इसके बाद वो अपने बच्चों को चेक करती है और उन्हें बचाने का वादा करती है। अगले दिन काम पर ईव उस घर की हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करती है। पता चलता है कि वहाँ रहने वाले हर परिवार ने किसी न किसी सदस्य को खोया है। मायूस होकर ईव के को कॉल करती है और रिबेका के परिवार का पता ले लेती है। वो एक बहुत ही शानदार घर होता है और जब ईव रिबेका की माँ से मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा अब एक एम्बेसडर है। ईव लूसी को वो सब बताती है जो उनके साथ हुआ और ये सुनकर लूसी खांसने लगती है। वो इतनी नर्वस हो जाती है कि ग्लास में पानी भरते वक्त वो बाहर गिरने लगता है। ईव के बार बार जोर देने पर लूसी आखिरकार राज खोलती है। वो काले आंसू रोते हुए समझाती है कि उस घर के बनने से पहले वहाँ जमीन पर एक सोता हुआ करता था। उसे टेमेगामी कहा जाता था और लोग उसकी पूजा करते थे क्योंकि वो मन्नतें पूरी करता था। लेकिन बदकिस्मती से हर मन्नत की कीमत एक कुर्बानी देकर चुकानी पड़ती थी। जिस रात रिबेका डूबी थी, उसके भाई ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी और वो कमरे से बाहर उसकी मदद के लिए निकलने की कोशिश करने लगा, पर लूसी ने उसे अंदर बंद कर दिया क्योंकि पानी लूसी को एक जरिया की तरह इस्तेमाल कर रहा था। रिबेका की जान के बदले उसके बीमार बेटे को ठीक करने की मन्नत पूरी हो रही थी। लूसी ईव से कहती है कि प्यार कुर्बानी मांगता है और उसे रे को सेहतमंद होने देना चाहिए। ईव को ये बात बहुत भयानक लगती है और वो लूसी को खरी खोटी सुनाती है, जिस पर लूसी फिर से खांसने लगती है। उसके ऑक्सीजन टैंक की नली में काला पदार्थ भरने लगता है और जल्द ही कमरे में लगा फव्वारा भी काला पानी उगलने लगता है। अचानक लूसी की आवाज खौफनाक हो जाती है और उसकी नाक और आंखों से भी वही काला चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। वो कहती है कि पानी अब फिर से सोएगा। डरी हुई ईव आखिरकार वहाँ से निकल जाती है। घर पर रे शावर ले रहा होता है जब गंदे पानी की सप्लाई की वजह से उसके शरीर पर फिर से उस शक्ति का कब्जा हो जाता है। उसी वक्त पूल के ड्रेन से भी वही काला तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है। जब बच्चे घर आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को पुकारते हैं, पर कोई बाहर नहीं आता। इजी ईव को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो फोन नहीं उठाती, इसलिए वो गैराज चेक करने जाती है। एलियट सिंक से एक ग्लास पानी भरता है और देखता है कि वो कांप रहा है। उसी पल उसे म्याऊं करने की आवाज आती है, तो वो इस उम्मीद में बाहर जाता है कि शायद वो साइडर है। तभी टेबल पर रखा ग्लास अपने आप हिलने लगता है। बैकयार्ड में एलियट ये देखकर दंग रह जाता है कि पूल फिर से भर गया है। म्याऊं की आवाज एक फ्लोटी यानी हवा वाले खिलौने से आ रही होती है, तो एलियट डाइविंग बोर्ड पर पेट के बल लेटकर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे ही पूल कवर का हैंडल अपने आप घूमने लगता है, फ्लोटी पर एक खौफनाक क्रीचर प्रकट होती है और अपने नाखूनों से उसे फाड़ देती है, जिससे एलियट पानी में गिर जाता है। हैंडल तेजी से घूमता रहता है ताकि पूल कवर हो जाए, जबकि किचन में रखा वो ग्लास आखिरकार गिरकर चकनाचूर हो जाता है। तभी ईव वहाँ पहुँचती है
और हैंडल पकड़ लेती है, पर वो इतना ताकतवर होता है कि उसे पीछे ढकेल देता है। वो फिर से कोशिश करती है और इस बार इजी उसकी मदद के लिए भागती है और दोनों मिलकर आखिरकार उसे रोकने में कामयाब हो जाती हैं। हैंडल को लात मारकर तोड़ने के बाद ईव एलियट को ढूंढने के लिए पूल में कूद जाती है, पर फ्लोटी को हटाने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो तैरती रहती है और उसे पूल की सतह पर एक अजीब सा छेद दिखता है, जैसे कोई गहरी काली खाई हो। ईव वापस सतह पर आती है और तुरंत होस पाइप पकड़ लेती है ताकि वो उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जा सके। अब वो होस से थोड़ी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर उस गहरी खाई के अंदर तैर सकती है। इसी बीच इजी अपने पापा को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती है, पर पानी पर फिसलकर ग्लास के टुकड़ों पर गिर जाती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसी पल उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है और वो देखने जाती है कि क्या है। रे अचानक कहीं से प्रकट होकर उसे डरा देता है और कहता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा था। रे की आंखें पूरी काली हो चुकी है और उसके पैरों से पानी बह रहा है। इजी एक सेकंड के लिए नीचे देखती है और रे गायब हो जाता है, तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। अचानक रे उसके बगल में प्रकट होता है और उसके हाथ से फोन छीन कर फेंक देता है और उसके चेहरे पर वार करता है। वो कहता है कि एलियट की जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसलिए उसकी कुर्बानी देना ही बेहतर है। डरी हुई इजी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर रे उसके बाल पकड़ लेता है। इजी जोर लगाती है और उसके कुछ बाल टूट जाते हैं, जिससे वो छूटकर गैराज में छुपने के लिए भागती है। अचानक टीवी अपने आप चालू हो जाता है और उसमें रे के सबसे बेहतरीन गेम की वीडियो चलने लगती है, पर जल्द ही स्क्रीन पर स्टैटिक आ जाता है। रे इजी पर चिल्लाता है, पर उसे वहीं छोड़कर बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। पूल के अंदर ईव आखिरकार एलियट को ढूंढ निकालती है और उसे पकड़ लेती है ताकि वो बाहर निकल सके, लेकिन उन सब लोगों की आत्माएं जो उस पूल में डूबी थीं, उन्हें घेर लेती हैं और रोकने की कोशिश करती हैं। काफी जद्दोजहद के बाद ईव उन्हें लात मारकर पीछे हटाती है और आगे बढ़ती है, पर उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। तभी रेबेका वहाँ प्रकट होती है और वही स्माइली फेस वाला सिक्का फेंकती है, जिससे ईव को समझ आता है कि वो पूरे वक्त उल्टी तैर रही थी। अब ईव को आखिरकार ऊपर की रोशनी दिखाई देती है और वो तैरकर सतह पर आ जाती है। एलियट कोई हरकत नहीं कर रहा होता और जैसे ही ईव उसे सीपीआर देना शुरू करती है, रे उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब ईव मदद के लिए गिड़गिड़ाती है तो रे उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि पूल ने एलियट को चुना है। उसी पल इजी बेसबॉल बैट लेकर वहाँ पहुँचती है और ईव इशारे से उसे हमला करने को कहती है। इजी रे के पैरों पर बैट मारती है, जिससे वो गिर जाता है। फिर वो उसकी पीठ पर कई बार वार करती है, जिससे रे के मुंह से थोड़ा काला तरल पदार्थ बाहर निकलता है। ये देखकर इजी उसके पेट पर जोर से बैट मारती है, जिससे रे को अपनी जिंदगी के सारे जरूरी पलों के विजन्स दिखने लगते हैं। अपनी पत्नी और बेटी की पुकार सुनकर रे आखिरकार वो सारा काला चिपचिपा पदार्थ उल्टी करके बाहर निकाल देता है और नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही एलियट होश में आता है, पूल के ड्रेन से वो काला तरल पदार्थ फिर से निकलने लगता है। रे को एहसास होता है कि ये पूल तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसे कुर्बानी नहीं मिल जाती, इसलिए वो पानी में कूद जाता है और उस गहरी खाई की तरफ तैरने लगता है। जल्द ही एलियट के अंदर से वो सारा अजीब सा पानी बाहर निकल जाता है और पूल का अंधेरा गायब हो जाता है और अपने साथ रे को भी ले जाता है। कुछ वक्त बाद एलियट रे की एक वीडियो देखता है, जिसमें वो अपने परिवार को बताता है कि वो उसके लिए कितने मायने रखते हैं। ईव उसे वही स्माइली फेस वाला सिक्का वापस दे देती है और सोचती है कि क्या उन्हें ये घर बेच देना चाहिए, पर बच्चे कहते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये सब किसी और के साथ होगा और रे ऐसा कभी नहीं चाहता था। इसके बजाय वो फैसला करते हैं कि वो पूल को मिट्टी से भर देंगे और वहीं रहेंगे ताकि आगे कोई और मौत ना हो।